आप लोग मेरे पीछे कुछ सिक्के देख रहे होंगे। उनमें से ये एक सिक्का देखेंगे तो यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला है। और ये पुरुष श्री रामचंद्र जी और ये सीता मैया है। अब यहाँ एक विचित्र बात है कि इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ फारसी में लिखा हुआ है। अब इससे भी बड़ी विचित्र बात है कि ये सिक्का अकबर के समय का है, अकबर का बनवाया हुआ, सम्राट अकबर, मुगल काल। बड़ी विचित्र बात है। अब वैसे ही ये सिक्के हैं कुछ। इससे आगे मैं और सिक्के अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर एक सिक्का देखेंगे ये। इस पर, इस साइड में, ये आपको कुछ मूर्ति टाइप का दिख रहा होगा। ये मूर्ति है लक्ष्मी माँ की। और सबसे बड़ी विचित्र बात है कि इसको जो बनवाया हुआ है इस सिक्के को, ये सिक्का है मोहम्मद गौरी का। अब मोहम्मद गौरी का और लक्ष्मी की मूर्ति, बड़ी विचित्र बात है। हम और सिक्के देखते हैं। ये सिक्का है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा श्री शिव छत्रपति। एक यहाँ पर ये सिक्का, ये सिक्के दिख रहे होंगे अलग अलग तरह के, अलग अलग कुछ लिखा हुआ है, कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पर ये सिक्का दिख रहा होगा, ये एक विचित्र सिक्का है जो अभी आया था सामने। ये अलग धातु का एक बना हुआ सिक्का है। ये सिक्का दिख रहा होगा कि यहाँ पर, यहाँ कोई कुछ खड़ा हुआ है, ये कोई बैठा हुआ है, ये कोई चेहरा है, यहाँ पर ये कुछ कर रहा है। यहाँ पर ये एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है और इसमें हाथ में कुछ लिया हुआ है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक। अब ये जो हाथ में लिया हुआ है ये वीणा है और ये व्यक्ति एक राजा है और राजा वीणा बजा रहा है। तो समझ गए होगी कोई क्या, कौन राजा हो सकता है। तो कुल मिला के आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्राचीन काल के प्रारंभ से सिक्के देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे आधुनिक काल तक वो सिक्के देखें। लेकिन कम से कम प्राचीन काल के सिक्के, प्राचीन काल से मध्यकाल तक सिक्के हम आज देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इतिहास को जानने के लिए हमें जरूरी है सिक्कों का अध्ययन। ठीक। किस लिए? सिक्के और मोहरें हमारे लिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो किस लिए? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आपके हाथ पे, यहाँ पे कुछ लोग टैटू बनवा लेते हैं। ठीक है। कुछ जो पुराने लोग हैं उनके यहाँ पर ओम लिखा हुआ देखा होगा। कुछ और जो पुराने लोग हैं यहाँ पर बाजू पर वो लिखवाते थे, या फिर शिव शंकर की मूर्ति बनवा लेते थे। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, वहां से हमें पता चलता है कि वो किस धर्म का है, किस सोच का है, किस समाज का है। जो आजकल टैटू बनवा लेते हैं उससे पता चलता है कि उसकी सोच क्या है। तो वही है, सिक्के, मोहरें, मूर्तियां, इन सब से हमें पता चलता है कि इतिहास में, प्राचीन समय में लोग क्या सोचते होंगे, उनका समाज कैसा होगा, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी। मान लिया किसी ने अ, लोहे के सिक्के चलवा दिए, किसी ने चमड़े के सिक्के चलवाए, किसी ने तांबे के सिक्के चलवाए, किसी ने सोने के बहुत सारे सिक्के चलवाए, किसी ने सोने में, शुद्ध सोने के सिक्के चलवा दिए कि चलो मैं तो बिल्कुल शुद्ध चलवाता हूँ। उसी तरह से जैसे आप, आपके आस पड़ोस में कोई, मान लिया सोना चांदी पहनने वाला हो या महिला हो, महिला अगर कहीं पर जा रही है, किसी शादी पार्टी में जा रही है, तो महिलाओं को देखा होगा कि हार कानों में, सिर पे, बाजू में चूड़ियां, है ना, वो सब रहता है सोने की। अब एक से एक ज्यादा पहन के जाएगी। अब कोई देखे या ना देखे, उन्हें दिखाना है। किस लिए? अपना सोशल स्टेटस, कि हाँ, मेरा वजूद ये है। किससे पता चल रहा है? उस सोने से। अब कुछ, कोई पहन के गई मान लिया महिला, और धीरे से पूछा कौन से कैरेट का है, 24 कैरेट का है मेरा तो। अरे मेरा 22 कैरेट का ही रह गया। मतलब उसमें भी शुद्ध था। अब कोई है वो आर्टिफिशियल पहन के गई है ना, तो इसका मतलब ये आर्टिफिशियल पहना हुआ है, वैसे ही नकली पहना हुआ है। तो वहां से पता क्या चल रहा है, वहां से हमें पता चल रहा है कि उसका, उसके इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और उसका सोशल स्टेटस कैसा है। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। जितना इतनी बात सुनकर जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं केवल सोने से या पैसे से तोल रहा हूँ, एक पक्ष में जा रहा हूँ, तो मैं दूसरा पक्ष लेता हूँ कि केवल ये दिखाने से हम, दोबारा सुनिए, केवल ये दिखा देने से हमें किसी का सोशल स्टेटस पूरी तरह से, किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरह से नहीं पता चलेगी। कुछ लोग सादगी में रहते हैं, बिना सोना चांदी पहने, है ना, तो कैसे पता करें? तो बहुत सारी चीजें हैं
जिससे हमें इतिहास का पता चलता है, उनमें से ये एक माध्यम है इतिहास को जानने के लिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, केवल एक माध्यम, लेकिन केवल नहीं, केवल इससे हम स्टेटस पता नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं प्राचीन काल में शुरुआती दौर से किस तरह से सिक्के चले, कौड़ियाँ क्या हुई, पैसा कैसे बना, ठीक है, क्यों सिक्के चलाए गए, और फिर उन पर लेख क्यों लिखवाए गए, आज हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी को समझने लायक है, केवल स्टूडेंट्स को नहीं। हालांकि ये वीडियो एप्लीकेशन पर दोनों क्लासेज में मिलेगी हिस्ट्री की, ठीक है, दोनों सिलेबस में यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगी, जिससे कि हम सब लोग अपने प्राचीन सिक्कों को देख सकें। अभी बहुत सारे सिक्के दिखाऊंगा और इतिहास को जान सकें। ठीक है, और साथ के साथ आप लोग बस इतना कीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। जैसे अभी बताया, सीताराम छपे हुए किसके सिक्के हैं, लक्ष्मी की मूर्ति किसके सिक्कों पर छपी हुई है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, पहली बात तो ये मुस्लिम के यहाँ पर कैसे छप गई, टीपू सुल्तान है वो हिंदू देवी देवताओं को छपवा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। स्टूडेंट्स उन प्रश्न को ध्यान से देख लें, और बाकी सब लोग केवल अगर सिक्के देखना चाह रहे हैं तो एक बार सिक्कों को समझ लें। तो नमस्कार, मैं सारथी, और स्वागत करता हूं सारथी द मेंटोर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और यदि अभी तक आप सारथी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि परिवार की शुरुआत है, और सभी लोगों को जोड़िए। चलिए, आज हम फिलहाल सिक्कों को देख रहे हैं, तो हम शुरू से देखते हैं कि सिक्के किस तरह से हमारे आ रहे हैं, और शुरुआती सिक्के कौन से हैं जो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी सिक्के हैं। उससे पहले हाँ, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कुछ मोहर और कुछ मूर्तियां। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न हैं बहुत सारे, जिनसे, ये प्रश्न किस लिए, जिनसे आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर केवल प्रश्न हम सबसे बाद में देखेंगे। यहाँ पर केवल एक ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं कि मूर्ति क्या है, मोहरे क्या है, चित्र क्या है, और सिक्के क्या है। ठीक है, यहाँ आज हम केवल देखने वाले हैं सिक्कों को। ठीक है, उसके अलावा मोहरें, मूर्तियां, चित्रकला, ये सब हम जब कला और संस्कृतियां करेंगे, भारत की कला और संस्कृतियां, तो उसमें डिटेल से समझेंगे। ठीक, आज केवल आप इतना देख सकते हैं, इतना समझ सकते हैं कि जो प्रारंभ में मूर्ति मिली है हमें, वो कुषाण काल में मिली है, गांधार और मथुरा कला में। उसमें मथुरा कला हमारी स्वदेशी, मतलब बुद्ध वाली मूर्तियां। ठीक, तो चलिए हम फिलहाल, मोहरे क्या है, मोहर का मतलब होता है कोई भी ठप्पा हमने लगा दिया, चाहे वो रुपए पर है, सिक्के पर है, डॉक्यूमेंटेशन करना ही मोहर है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या, जैसे आजकल जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उन पर मोहर लगती होगी। ठीक है, कोई भी हमें सिंबल मिल रहा है, वो सिंबल मोहर हमारा। और चित्रों को आप जानते होंगे। ठीक, तो आज सिक्के करने वाले हैं। सबसे पहले एक पॉइंट समझ लीजिए बस, यहाँ पर सिक्कों का जो अध्ययन होता है, अध्ययन, वो होता है, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, सिक्कों का अध्ययन। अब इस न्यूमिस्मेटिक्स को हिंदी में बोला जाता है मुद्रा शास्त्र। शास्त्र, इस बात को आप ध्यान रखें, इसको मुद्रा शास्त्र ना कर दे, मैं बार बार बोलता हूँ। मुद्रा शास्त्र यानी कि मुद्रा का अध्ययन। और भारत में मुद्रा शास्त्र के पिता, भारत में जो मुद्रा शास्त्र है, मुद्रा शास्त्र के पिता, जिन्होंने अध्ययन किया इसका, वो बोला जाता है किसको? तो अशोक के अभिलेख पढ़े थे किसी ने, किसने पढ़े थे? चार्ल्स प्रिंसेप ने। तो उन्हें ही भारत में मुद्रा शास्त्र का पिता बोला जाता है, जनक बोला जाता है। किसको? चार्ल्स प्रिंसेप को। ये हमारा काम खत्म। अब हम चलते हैं सिक्कों की तरफ। प्रिंसेप, ठीक है। तो सिक्के, न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा शास्त्र होता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। केवल सिक्कों को की बेसिक समझ लेने वाले हैं हम, मुद्रा शास्त्र पूरी तरह नहीं पढ़ने वाले हैं। बहुत डिटेल में, बहुत एक एक सिक्के को हम नहीं देखने वाले हैं, वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल उसके पिता चार्ल्स प्रिंसेप, ये अभी बाद में समझेंगे हम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप देख लेंगे बाद में, एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं। जैसे कौन से बैल की आकृति किसके सिक्कों पर मिली है, वीणा बजाते हुए कौन सी किसके सिक्के मिले हैं, मयूर आकृति किसके सिक्कों पर, सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की, ये सब पहले एक बार, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी होगी सिक्के देखने की, तो वो ले लेते हैं, वो खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये है कौड़ी।
कौड़ी का मतलब क्या है? ये आपने खेलने के लिए देखी होंगी बचपन में, कुछ गाय के ऊपर भी लाते हैं अभी भी पूजा पाठ के लिए, है ना? तो वो कौड़ी, कौड़ी क्या है? देखो, सिक्के की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें मुद्रा की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले वो समझना होगा। हमें मुद्रा की जरूरत इसलिए पड़ी है, सिक्के की जरूरत इसलिए पड़ी, जब पहले शुरुआत में इंसान रहता होगा तो उसने क्या किया, भाई पत्थरों के बीच में रहना शुरू किया पाषाण काल में। धीरे धीरे वो निकल के आया, उसने एक बस्ती बनाई, समाज बनाया, एक कुछ खेती बाड़ी करनी चालू की। खेती बाड़ी से जो उपज हुई वो जब ज्यादा होगी तो एक व्यक्ति कुछ और खेती कर रहा है, एक एक गांव कुछ और खेती कर रहा है, दूसरा गांव खुद कुछ और खेती कर रहा है। अब जैसे अपने घरों में ही आप देखते हैं, जैसे कि भाई मेरे पास प्याज है, तुम्हारे घर पे दो दो प्याज दे दो, हमारी खत्म हो रही है, ठीक है, बदले में क्या ले लो तुम? बदले में चीनी ले लो 1 कटोरी, है ना? तो इसको बोलते हैं विनिमय। विनिमय का मतलब एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। किसी के पास, अब वहां पर क्या हुआ, किसी के पास कोई चीज ज्यादा थी, किसी के पास कोई चीज ज्यादा, तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया कि मेरे पास ये चीज ज्यादा है, मेरे पास ये चीज ज्यादा है। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई इसकी वैल्यू ज्यादा है और ये वस्तु ज्यादा है। वैल्यू वस्तु एक तरफ, एक की वैल्यू ज्यादा है, एक की वैल्यू कम है, तो उसको डिसाइड कैसे किया जाए? तो उसके लिए क्या किया, धीरे धीरे समाज ने एक काम करना चालू कर लिया, ये कौड़ियां खेलने के लिए जो करते थे इनको रखना चालू कर दिया कि इतने कौड़ी में ये चीज, इतने कौड़ी में ये चीज, ठीक है। और कौड़ियों से जो खरीद बिक्री हो रही है वो किससे हो रही है? कौड़ियों से। अब कौड़ियों को हम पूरी तरह से कैसे एक पैसा मान लें? आपको ही कह दे कि ले भाई ये, मतलब उठा के आपको कुछ 10 चीजें दे दे, उठा के 10 पेन दे दिए, ये ले और ये सामान मुझे दे दे, मैं कैसे, ये पेन को मैं कहाँ क्या कर मानूंगा? तो वहां पर धीरे धीरे आया कि हम क्या करें, कुछ सटीकता के साथ दें। तो वहां पर हमें जरूरत थी मोहर लगा के देने की, और वो जो मोहर प्रयोग कर की गई उनसे बनते हैं हमारे सिक्के। कैसे, आगे दिखाता हूँ। तो ये थे कौड़ियां। यहाँ पर ये कुछ मोहर देख रहे होगे, ये सिंबल हैं किसके? सभ्यताओं से संबंधित। जैसे ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक। अब अगर दूर से दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, इसको माने कि ये एक व्यक्ति है, उसका फेस है, ये सींग है, 3 सींग, ये एक आसन की मुद्रा में बैठा हुआ है और ये योग की मुद्रा में है, और योग की मुद्रा में ये पशुपति माने गए हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से ये हमें मोहर मिल रही है। और यहाँ पर ये पशुपति, ये इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ पशु हैं, यानी कि पशु की रखवाली करने वाले। ठीक है, हमने कहीं पर ठप्पा लगा के कुछ मोहर बना दी और बता दिया कि हमारा समाज तो इन्हें मानता है। ठीक है, जैसे अभी हम शिव की मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति, ये सब बना देते हैं मंदिरों में, तो वो किसके लिए? अपने प्रतीक के लिए, अपने बताने के लिए। ये मोहर बनाई गई, यूनिहॉर्न, एक सींग वाला जानवर, बताया गया कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये मूर्तियां बनाई गई, ठीक है। ये चित्रकला अजंता की, ठीक, अजंता में इस प्रकार की चित्रकला, इनसे बताया गया कि ऐसे भगवान बुद्ध के ये जीवन चक्र है इस तरीके से। ये यहाँ पर आ जाते हैं क्या? सिक्के। चलिए, तो ये देखो कुछ गांधार सिक्के हैं, कुछ कुरु। हमारे शुरुआत में क्या हुए, ऐसे मानो कि बहुत पहले, प्राचीन समय में, वैदिक काल से भी पहले, वैदिक काल के जस्ट बाद में, सॉरी, सबसे पहले क्या हुआ, पाषाण पत्थरों के बीच इंसान रहा, निकल के आया, उसने घर बस्ती बनाए, ठीक है, एक सभ्यता जन्मी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर एक ग्रामीण सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, आर्य लोग, वैदिक लोग। ठीक है, अब वो वैदिक लोग जब कबीलों में रह रहे हैं, उनके कबीले बड़े होते चले जा रहे हैं, कबीले आपस में लड़ने लगेंगे, वहां से कुछ कबीलों का एक सरदार बन जाएगा, जन कहेंगे उसको। वो जैसे गांव मिलकर तहसील बनाते हैं, तहसील मिलकर जिले बनाते हैं, जिले मिलकर प्रदेश बनाते हैं, प्रदेश मिलकर देश बनाते हैं। तो वैसे ही उस समय पर हुआ, कुछ गांव मिल जाएंगे कबीला, कुछ कबीले मिल जाएंगे जन, कुछ जन मिल जाएंगे जनपद बनाया, और कुछ जनपद मिलके एक बड़ा जनपद, इस तरीके से 16 महाजनपद हुए। ठीक है, कहाँ पर? वैदिक काल के अंत तक आते आते। वो जो 16 महाजनपद हैं, वहां पर जरूरत पड़ रही है अब क्या, कि अब हम, क्योंकि देखो समाज बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी किस चीज की?
जो भी हम चीज लें या दें उसको प्रमाणित करके आज के पैसे के, आज के रुपए जैसे करके व्यापार करें। तो वहां पर क्या किया गया, अलग अलग जगह पर अलग अलग जनपदों, महाजनपदों ने, अलग अलग क्षेत्र विस्तार ने अपने अपने सिक्के निकाल दिए। और ये जो सिक्के होते थे वो हाथ से बने हुए होते थे। अब हाथ से ऐसे नहीं बना रहे हैं, ये इनसे पहले कुछ मिट्टी विट्टी के सिक्के बनते थे, ठीक है, उसको पका के फिर धातु आ गई तो धातुओं के सिक्के बनने लगे। धातुओं के जो सिक्के बन रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एक ही शेप में सारे सिक्के हों, अलग अलग शेप में, जिसका जैसा बन पाया वैसा बना दिया। ठीक। तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने क्या बनाई, एक ऐसी अभी के हिसाब से एक करेंसी बना दी कि ये हमारी पहचान है और हम इतने में ये चीज लेंगे, इतने में ये चीज देंगे। समझ गए? जैसे ये आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर कुछ डिजाइन है, उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनके संकेत थे वो संकेत दिए। ये है, ये इस तरह का एक सिक्का है, ऐसे करके, ऐसे यदि मेरा हाथ दिख रहा हो, ऐसे करके मुड़ा हुआ सिक्का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, ठप्पा मारा। ठीक। ठप्पा मारने से एक एक फर्मा बना लिया। हाँ, एक ये जो भी धातु है उसको गलाया, ठीक, उस पर ठप्पा मारा और उसको छोड़ दिया। ठीक है। अब जैसी भी शेप उसकी बन पाई, ये बन गई। ठीक। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये अलग अलग जनपदों के, जैसे कुरु जनपद का, गांधार जनपद का, ये कुछ सिक्के। ये एक विशेष सिक्का, कहाँ पर इन सिक्कों को बोला गया कारसापण। ठीक। पाणिनि का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में हमें जिक्र मिलता है रत्ती का और कारसापण का। तो पण या कारसापण, ये एक ऐसी मुद्रा है जिस पर लिखा हुआ नहीं होता था, जिस पर लिखा हुआ नहीं होता था। ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, उस पर केवल प्रतीक होते थे, केवल चिन्ह होते थे। और वो जो चिन्ह है वो चिन्ह आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर इस ये एक से लेकर एक सिक्के के जो दोनों तरफ हैं, तो एक ही तरफ, कुछ सिक्कों पर एक तरफ, कुछ सिक्कों पर धीरे धीरे दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर एक ये आ गया, यहाँ पर ये आगे, ये एक ही सिक्के के दोनों तरफ हैं, दोनों पहलू, एक साइड हेड और टेल। तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो एक तरफ एक से लेकर 5 प्रतीक तक ये लोग बनाते थे। अब एक से लेकर 5 प्रतीक का मतलब क्या है, वो हो सकता है कि जैसे अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 का, 20 का, ऐसे करके फिर करेंसी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। अब वहां पर उस समय पर ये अलग अलग उनको कैसे दिखाते, तो इन्होंने जो ढांचा तैयार किया वो हाथ से बना के एक ही तैयार किया। उस पर ये वाली मोहर मार दी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ केवल, ये वाली मोहर मार दी तो मान लिया 1 रुपया है। ये वाली साथ में लगा दी, ये वाली मार दी तो मान लिया 2 रुपए हैं। ये दोनों साथ में लगा दी तो मान लिया 3 रुपए। एक ही ठप, एक ही पर दो मोहर लगा दी तो 3 रुपए। ये वाली लगा दी, ये वाली लगा दी, ये वाली लगा दी, तो ये बन गया 100 रुपए। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, नहीं ऐसा? तो ये क्या करते थे, एक से लेकर 5 ठप्पे मार देते थे एक ही सिक्के पर, है ना? जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सूरज है, सूरज की आकृति बनाई हुई है, ये 5वां। अब इन पर होता क्या था, सूरज हो गया, मछली हो गई, जानवर हो गया, इस तरह की ये आकृतियां अपने हिसाब से बना लेते थे अलग अलग जगह पर, विस्तार क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है। अपने अपने राज चिन्ह के हिसाब से मान सकते हैं हम फिलहाल के लिए। ठीक। अब वैसे ही यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई अलग चिन्ह है, यहाँ पर कोई अलग चिन्ह है। तो इस तरीके से कैसे बनाया जा रहा है इनको, इनको जो एक ये जैसे धातु है तो इस पर क्या मारा जा रहा है, ठप्पा, इस तरीके से ठप्पा। अब जब इस तरीके से मार रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं हम आहत करना, मतलब ठेस पहुंचाना। किसी चीज पर अगर मैं इस पर मार दिया मैंने तो इसका मतलब होगा इसको ठेस पहुंचाई जा रही है, और उसको बोला जाता था हिंदी में आहत। ठीक है। तो यहाँ पर इन सिक्कों का नाम पड़ जाता है आहत सिक्के। तो उस समय पर जो भी सिक्के हमें मिले, हमने उनको बोला आहत सिक्के। आहत सिक्कों की विशेषता क्या हुई, आहत सिक्कों की विशेषता हुई कि वो प्रारंभिक सिक्के जिन पर लेख नहीं होते थे, जिन पर केवल क्या कुछ प्रतीक होते थे, वो एक से लेकर 5 प्रतीक तक होते थे। और केवल ये गोल भी हो सकता था, चौकोर भी हो सकता था। कुछ सिक्के ऐसे भी मिले कि चौकोर आड़े तिरछे हैं,
तो क्यों? क्योंकि इन्हें हाथ से बनाया जाता था, समझ गए? हाथ से बने हुए वो सिक्के जिन पर कुछ प्रतीक होते थे और उन प्रतीकों को ठप्पा मारकर बनाया जाता था, उनकी वजह से उनका नाम पड़ा आहत सिक्के। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पंच मार्क। पंच किया, पंच जानते होंगे, पंच भूसा, पंच मार्क मतलब उसको आहत करके, और मार्किंग की है, एक मार्क लगाया है। तो इंग्लिश में, हिंदी में भी आ जाता है पंच मार्क। तो पंच मार्क या आहत सिक्के, लेख नहीं होता था इन पे। तो भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं, जो व्यापार के लिए, वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए विनिमय के लिए प्रयोग किए गए, वो कौन से हैं? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, समझ गए? ये हो गया। अब उसके बाद धीरे धीरे हम आते हैं, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पर क्या हुआ, विदेशी लोग आकर रहने चालू हुए। मैंने हिस्ट्री टाइमलाइन समझा रखी है, किसी ने नहीं समझी हो तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हिस्ट्री टाइमलाइन में मैंने समझाया था कि कैसे, एक टाइमलाइन समझाई थी किस तरह से जो पत्थरों में लोग रहते थे वो रहते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हुआ, वो निकल कर उन्होंने खेतीबाड़ी चालू की, बस्तियां बनी, कबीले बने, सभ्यता जन्मी, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग मिले, कबीले बढ़ते चले गए, कबीलों के ऊपर कबीले बनते चले गए, महाजनपद बन गए, ये आपस में लड़ने लग गए, राजा बनने के चक्कर में, विस्तार करने के चक्कर में। ठीक है, धीरे 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 क्या हुआ, मौर्य, एक वंश, बड़ा वंश जो लंबे समय तक टिकता है, भारत में क्षेत्र विस्तार कर देता है, सभी को अपने अंडर में ले आता है, वो था मौर्य वंश। ठीक है, वो हो गया। और ये महाजनपद से मौर्य समय तक ही कौन से चल रहे सिक्के चल रहे हैं? महाजनपद से मौर्य समय तक के सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के, समझ गए? अब जब मौर्य, जिसको हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से राजा को, और कौन, प्रकांड पंडित के नाम से जिसको जानते हैं चाणक्य को, चाणक्य कौटिल्य, ठीक, वो किस समय के हैं? वो है मौर्य काल के। और ये समय कब का है? ये है ईसवी पूर्व का, मतलब 0 ईस्वी से लगभग 250-300 वर्ष पहले का। अब धीरे 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 वो शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक थे, अशोक को जानते होंगे, ठीक, वो शासक जो हैं, धीरे धीरे उनके बाद के जो शासक हैं वो जैसे धीरे धीरे कमजोर होंगे, तो वहां पर कुछ बाहर से लोग आएंगे, ठीक है, कुछ अपने यहाँ के लोग रहेंगे, वो अलग अलग क्षेत्र बंटवारा कर लेंगे। पूरे भारत जितना भी उन्होंने विस्तार किया उसका क्षेत्र बंटवारा कि ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, इस तरीके से। तो वहां पर जो वो लोग हैं उनमें से कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं, उनमें से कुछ आ रहे हैं यूनान की तरफ से, ठीक, जिनको हमने बोला यवन, यूनानी। अब वो जो यवन हैं वो जब भारत में आके रहेंगे तो भारत की ही संस्कृति को अपना लेंगे, इसलिए हम उनको यूनानी नहीं बोल रहे, हम उनको बोल रहे हैं हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यवन यानी कि भारतीय यूनानी, समझ गए होगे? जैसे कोई, जैसे एग्जांपल दूं तो सोनिया गांधी, है ना, अब तो भारतीय ही बोलेंगे हम उनको। तो फिलहाल इस तरह से, तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब जब ये लोग यहाँ पर आए तो उनसे हमें एक चीज मिलती है, वो चीज क्या मिलती है? वो मिलता है हमें सिक्कों पर लेखन और प्रतीक, मतलब जो सिक्कों पर तिथि अंकन है, लेखन है, और जो ये मूर्तियां बन रही हैं उनके साथ में किया गया है, तो वो मिला है हमें हिंद यवन से। अब इन्होंने शुरू में अपने हिसाब से सिक्के चलाए, जैसे ये, और बाद में हमारे हिसाब से हमारे देवी देवताओं को भी सिक्कों पर उतार दिया। कौन से थे? हिंद यवन। तो ये जो आप सिक्का देखेंगे, ये देखेंगे हिंद यवन शासकों का, ठीक। तो कौन कौन से, जैसे यूनानी वंश, हिंद यवन वंश, कुषाण वंश, जिसका कुजुल कड़फेसेस, कनिष्क, ये नाम यदि आपने सुने होंगे। अभी सारे नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा, इस तरीके से नहीं बता रहा, क्योंकि यदि मैं नाम बताने लग जाऊंगा, शासक बताने लग जाऊंगा, तो थोड़ा सा हो सकता है धीरे धीरे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। हो सकता है आप लोग पहली बार हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, या फिर हिस्ट्री को समझ रहे हो, या फिर कोई स्टूडेंट ना हो और वो समझ रहा हो, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसे ही माने कि कुछ विदेशी लोग, उनमें से 4 वंश हमारे विदेशी और 3-4 वंश हमारे स्वदेशी, अलग अलग क्षेत्र में विस्तार हो गए। अब वो उस समय पर, इसको हम बोल रहे हैं मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो वंशज थे उनके बाद का समय, समझ गए? तो मौर्योत्तर काल में सिक्कों का बहुत तगड़ा डेवलपमेंट चलेगा। ध्यान से समझते रहना कैसे कैसे। मौर्य काल ने सिक्के तो चालू कर दिए, कौन से? आहत सिक्के।
लेकिन उन पर तिथियां नहीं थी, उन पर लेख अंकित नहीं थे, वो किसका सिक्का है ऐसे अंकित नहीं थे, केवल ठप्पे मारते दे देते। अब भाई बाद बाद वालों को क्या पता ये चंद्रगुप्त मौर्य का था या फिर अशोक का था, किसके थे हमें क्या पता, है ना। तो वो जो भारत में काम किया वो काम किया जब यहाँ पर मौर्य खत्म हुए, मौर्योत्तर काल आया। उस मौर्योत्तर काल में जो अलग अलग राजवंश थे उनमें से बाहर से आया हुआ एक राजवंश, कौन सा, हिंद यूनानी, उसने अपना ये सिक्का निकालता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर तिथि अंकन है, ठीक है। ये अपना वहां पर यूनानी लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक। उन्होंने अपने भारत के हिसाब से भी, भारत के जो पूजनीय या उनसे संबंधित थे, ठीक है, उनके हिसाब से भी यहाँ पर कुब्बड़ वाला सांड और ये सब के हिसाब से सिक्के बनाने चालू किए। समझ गए होगे इतना। तो ये हिंद यूनानी, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे साथ में कि मैं हो जाता हूँ और डिटेल में चला जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो प्रयास करूंगा थोड़ा, क्योंकि अभी बेसिक समझ बना रहे हैं तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अब इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये मूर्ति दिख रही होगी आपको। मूर्ति टाइप की दिख रही है, क्योंकि मैं पास से देख रहा हूँ तो उतना क्लियर नहीं दिखता है, जब आप लोग दूर से देख रहे होंगे तो मूर्ति टाइप की दिख रही होगी। तो ये जो मूर्ति है ये बुद्ध की मूर्ति है। अब मैंने बताया कि यहाँ पर चार वंश आ रहे हैं विदेशी, पहलव आ रहा है, कुषाण आ रहे हैं, ठीक, यवन आ रहे हैं, तो ये शक आ रहे हैं, है ना। तो वो जो शक हैं वो इस तरह के सिक्के निकाल रहे हैं, ये रहे, ये हैं शक। कनिष्क है वो बुद्ध के सिक्के निकाल रहा है, ये बुद्ध का प्रतीक है, ध्यान रखें। ये एक राजा है, ये राजा हाथ में कुछ लिए हुए है, ठीक है, ऐसे करके, ये एक राजा टाइप का दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पर ये कुछ प्रतीक है और उसके चारों तरफ कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या करा, प्रतीक के साथ राजा का अंकन, मतलब किसका वो सिक्का है ऐसा मान लेते हैं, या फिर उस पर लेख किसके लिए है, हम क्यों निकाल रहे हैं, और उसकी तिथि देनी चालू कर दी किसने, हिंद यवन शासकों ने दी थी। सोने के सिक्के सबसे पहले उन्होंने निकाले, किसने, दोबारा बता देता हूं, सोने के सिक्के यूनानी शासकों ने सबसे पहले निकाले। लेकिन यहाँ पर यह चीज ध्यान रखनी है, लेकिन सोने के सिक्के जो भारत में ला रहा है वो ये ला रहा है, कौन, विम कैडफाइसिस। नाम थोड़ा अजीब सा है, जो जहां पर जरूरी नाम है वो बताना पड़ेगा मुझे। विम कैडफाइसिस, ठीक है, कनिष्क उसके बाद में। तो अब ये कुजुल कैडफाइसिस, विम कैडफाइसिस आगे नाम सुनेंगे। तो एक व्यक्ति है जो तांबे के सिक्के भारत में चला रहा है, वो कुजिल कैडफाइसिस। फिर उसको दूसरा व्यक्ति है, उसने सोचा कि बाहर सोने के सिक्के चल गए हैं तो यहाँ भी सोने के सिक्के चलाओ, और उसने, उसका नाम था विम कैडफाइसिस, उसने सोने के सिक्के यहाँ पर चला दिए, ठीक है। लेकिन सोने के सिक्के जो पहले चला रहे हैं वो यूनानी ही शासक चला रहे हैं, लेकिन भारत में जो प्रचलित कर रहा है वो प्रचलित कर रहा है कैडफाइसिस, मतलब ये, ठीक। आगे आगे अगर प्रश्न आप देखेंगे तो उनमें सब क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल क्या, यूनानी शासक हिंद यवन, और उसके बाद ये कुषाण, कुषाणों में कनिष्क, और उसके पहले शक, ये अपने अपने सिक्के चला रहे हैं। तो ये कुछ सिक्के हैं, ध्यान से देख लीजिए, शकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के। उसके बाद में आते हैं ये एक सिक्का, अभी मैंने बताया कुछ विदेशी वंश और कुछ स्वदेशी वंश। तो जो विदेशी थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए, हिंद यवन, पहलव और कुषाण, ठीक, ये हो गए, तक, ये चार वंश हो गए। उसके अलावा हमारे भारतीय वंश भी थे, जिनमें जो अ, हमारा ब्राह्मण वंश थे, ठीक, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश, मतलब अपने भारत के भी चल रहे थे। तो उनमें से सातवाहन वंश जो था उसने एक अलग ही टाइप का सिक्का चला दिया, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। वो सिक्का किसी ने नहीं चलाया, चलाया लेकिन उस रूप में किसी ने नहीं चलाया उतना ज्यादा, और वो सिक्का था शीशे का सिक्का, ठीक है। मैं शीशा बोल रहा हूँ, शीशा नहीं बोल रहा हूँ। शीशा मतलब दर्पण वाला नहीं था, शीशा जो धातु होती है, शीशा, ठीक है, अभ्रक शीशा ये सब सुने होंगे। तो वो शीशा जो धातु होती है उसका सिक्का चलाया, और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में चलाया, ठीक है। वो किसने, वो नाम था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो एक भारतीय वंश था, उस सातवाहन वंश के लोगों ने, राजाओं ने शीशे के सिक्के चलाए, और ये था शीशे का सिक्का, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक ही सिक्का, एक ही सिक्के के हेड टेल, ठीक है, दोनों तरफ से, ये हो गया। उसके आगे चलते हैं, धीरे 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 और डेवलपमेंट चला।
तो किस तरह से, सबसे पहले क्या हो रहा था, हमारा पाषाण काल से निकल के आ रहे थे सभ्यता पे, सभ्यता में वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता से जनपदों में, जनपद फैल रहे हैं, महाजनपद बन रहे हैं, महाजनपद फिर फैल रहे हैं, और एक एक ने ही पूरे देश को कब्जा लिया, मौर्य। मौर्यों के बाद मौर्य धीरे धीरे कमजोर पड़े, अलग अलग राजाओं ने अपनी शक्ति बांट ली, वो कहा गया मौर्योत्तर। तो सबसे ज्यादा जो सिक्के चल रहे थे वो कहाँ पे चल रहे हैं, मौर्योत्तर समय में, मौर्य से मौर्योत्तर समय में, है ना। तो आहत सिक्के मौर्य समय में, और ज्यादा सिक्के सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों का प्रारंभ कहाँ पर, मौर्योत्तर समय में। समझ गए, सोने के सिक्कों का प्रारंभ कहाँ पर हो रहा है, मौर्योत्तर समय में। सातवाहन कहाँ पर, मौर्योत्तर में, यूनानी मौर्योत्तर में। उसके बाद फिर से एक राजा आता है, अगर आपने नाम सुना हो, चंद्रगुप्त। वो भी चंद्रगुप्त था जो मौर्य था, ये फिर से एक नया चंद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चंद्रगुप्त द्वितीय को ले लेता हूँ, कुछ लोग फिर कंफ्यूज होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय। तो एक चंद्रगुप्त मौर्य था, एक चंद्रगुप्त गुप्त में प्रथम और द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसी का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसकी उपाधि है विक्रमादित्य। अब इसने क्या काम किया, पूरे भारत को फिर से एक करने का काम कर दिया। मौर्य के समय एक है, मौर्योत्तर में, मौर्य के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अलग हो गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में फिर से एक हो गया, है ना। फिर से एक किसने किया, गुप्तों ने, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो जो गुप्त थे। अब इन्होंने फिर, इनका जो समय आता है वो भारतीय, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्वर्ण काल माना जाता है। प्राचीन की बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वर्ण काल। क्यों, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट किया, आर्थिकता को, आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बना दिया भारत की। तो वहां पर सिक्के निकालना भी लाजमी था, तो इन्होंने सोने के सिक्के चलाए बहुत ज्यादा मात्रा में। हमें कैसे पता चल रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत उन्नत समय था। कैसे पता चला, क्योंकि सोने के सिक्के बहुत ज्यादा, जहां देखो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। अभी हमारे पास में क्या, कागज है, कागज का करेंसी चल रही है। अगर हम समृद्ध होते तो हम, सोने के सिक्के होते ना हमारे पास में, मान लिया मेरे पास 1 लाख रुपए, 50,000 मान लेता हूँ, मेरे पास 50,000 रुपए की एक गड्डी है, कागज की गड्डी है, नोट ऐसे लहरा रहे हैं। उस कागज की वास्तविक कीमत क्या 50,000 रुपए है, नहीं है ना। अगर एक मुझे सोने का सिक्का दे दिया जाए, 1 तोले का, वो 50,000 रुपए के बराबर है, उसकी वैल्यू है। तो अगर सभी के पास में वो सोना हो, तो इसका मतलब क्या है, वहां से पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत ज्यादा डेवलप कर गई है। तो यहाँ पर जो गुप्त थे उन्होंने बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चला दिए, यहाँ पर देखेंगे आप सोने के सिक्के, ये चलाए, तो वहां से पता चला कि इनका डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। लेकिन जो गुप्त था उसने पहले चांदी का सिक्का भी चलाया, ऐसा नहीं है दूसरा सिक्का नहीं चला रहे, चांदी का सिक्का चला रहे हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय, उन चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक स्पेशल सिक्का चलाया। अब देखो सिक्के केवल इतना नहीं है कि व्यापार के लिए, इन पर जो लिखा हुआ है वो केवल व्यापार के लिए नहीं, इन पर उसने एक जीत की खुशी में, जो अभी मैंने बताया शक शासक थे, तो उन सबको एक कर रहा है, हरा हरा के, हरा हरा के। तो शक शासकों, उनको बोला जाता है छत्रप, मतलब ऐसा मान लो कि छत्रप या शक कोई भी थे, उनको हराया, और हराकर जीत की खुशी में एक सिक्का निकाला। जैसे हमारा अभी आजादी का 75वीं वर्षगांठ ऐसे करके चल रही है, अभी 2023 में जब आप पढ़ रहे हैं, तो वो 75 वर्ष तो हो चुके हैं, लेकिन आजादी का जो अमृत महोत्सव है वहां पर एक सिक्का निकाल दिया गया था 75 साल के उपलक्ष्य में। तो इसलिए कुछ उपलक्ष्य में कुछ सिक्के निकाल दिए जाते हैं। अभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे सिक्कों पर, किसी पर गांधी की जगह कुछ और, सिक्कों की बात कर रहा हूं मैं, किसी मंदिर के का आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आ जाएगा उनकी जयंती पर, तो ऐसे किसी उपलक्ष्य में कोई खास सिक्के निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर चांदी का सिक्का निकाला व्याघ्र शैली में, व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का, शकों को हराकर, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उससे हमें पता चलता है कि इसने शकों को हराया होगा, उस पर जो उत्कीर्ण है जो पता चल रहा है हमें। समझ गए किस तरह से पता चल रहा है। फिर उसके बाद में क्या करा, उसने सोने के सिक्के चलाए, बहुत सारे सोने के सिक्के चलाए। ये सोने के सिक्के हैं किसके, गुप्त काल के, ये गुप्त काल के चांदी के सिक्के, वही जो मैं बता रहा हूँ व्याघ्र शैली में, और ये सोने के सिक्के। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, चंद्रगुप्त के नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखेंगे तो ये कोई व्यक्ति है उसका पता चल रहा है, ये
उसका रुद्र रूप दिखाया जा रहा है। ठीक, भगवान विष्णु को दिखाया जा रहा है 4 भुजाओं वाले, है ना। तो ये गुप्त काल के सिक्के। यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये समुद्रगुप्त, गुप्त काल में ही अलग अलग शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ रहा है, चंद्रगुप्त फिर सॉरी समुद्रगुप्त आ रहा है, स्कंदगुप्त आ रहा है। ठीक, ऐसे करके तो ये सब जो आ रहे हैं शासक, वो अपने अपने सिक्के निकाल रहे हैं। तो जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने निकाल दिया ये व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का, फिर एक दूसरा शासक आ जाएगा, मान लिया ये समुद्रगुप्त आ गया। तो समुद्रगुप्त क्योंकि ये संगीत से बहुत प्रेम करता था, तो ये चाहता था कि संगीत सारे में फैले, है ना, संगीत सब पूरी दुनिया में है। तो उसको दिखाने के लिए, अपना संगीत प्रेम दिखाने के लिए समुद्रगुप्त ने क्या किया, सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखा दिया। पता चला, अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखा दिया। अश्वमेघ यज्ञ, कि ये अश्वमेघ यज्ञ किस लिए होता था, राजा को जब वो एरिया को जीत रहा है आसपास के, और उसको पगड़ी दी जा रही है, मतलब एक सॉरी एक मुकुट दिया जा रहा है, तो वहां पर एक यज्ञ करवाया जा रहा है उसका वजूद बताने के लिए। एक घोड़ों को छोड़ दिया जाएगा दूर दूर तक, जहां तक भी जाएंगे वहां तक उसकी सीमा बन जाएगी। ठीक है, तो वो विस्तार कर रहा है वो राजा, उसके लिए उसकी पहचान के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है, उससे यज्ञ में सिक्के बंटवा रहा है वो, और वो उन सिक्कों पर खुद को अश्वमेध यज्ञ करता लिखवा रहा है और वहां पर दिखा रहा है। उससे पता चला, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ हमारे पुराने टाइम में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग यज्ञ होते थे, उनमें से अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार का यज्ञ था। तो बहुत प्रसिद्ध यज्ञ, मतलब बहुत सारा दान दिया जाता था, बहुत सारी गाय दान दी जाती थी पुराने समय में। लेकिन यहाँ पर वो सिक्के बंटवा रहा है, किस लिए, जिससे कि पता चले कि हाँ मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाया, उस पहचान के लिए। कौन, समुद्रगुप्त। आगे जाके फिर स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त एक मयूर, मोर की आकृति का सिक्का बनवा दे रहा है ना, बैल की आकृति का सिक्का बनवा दे रहा है स्कंदगुप्त, बैल की आकृति का सिक्का। और यहाँ पर कुछ सिक्कों पर विष्णु, भगवान विष्णु को दिखाया जा रहा है। उससे क्या पता चल रहा है कि ये भागवत धर्म को मानने वाले हैं। चतुर्भुजी भगवान विष्णु को दिखा रहे हैं, पता चल रहा है कि ये भागवत धर्म को मानने वाले हैं। तो ये कुछ सिक्के ध्यान से देख लीजिए किस तरह के सिक्के हैं गुप्त काल के। आगे चल रहे हैं तो ये अलग अलग फिर से गुप्तोत्तर काल आ जाता है। मतलब गुप्त काल के शासक जैसे ही ढीले पड़ेंगे, कमजोर पड़ेंगे, ठीक है, बेकार शासक आ जाएंगे, तो वहां पर जो और क्षेत्रीय राजा हैं, है ना, वो क्षेत्रीय राजा क्या करेंगे, अलग अलग अपने आप को, अपना राज्य बांट लेंगे। ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा मेरा, काम खत्म। जो सबके ऊपर कमांड करे हुए बैठा था, क्योंकि वो कमजोर पड़ गया, तो वहां पर उसको बोला जा रहा है गुप्तोत्तर। गुप्त उत्तर, गुप्त के बाद वाला। अब ये जो गुप्तोत्तर है, गुप्तोत्तर में क्या हो रहा है, अलग अलग राजा आ रहे हैं, परमार आ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार आ रहे हैं, फिर राजपूत आ जाएंगे यहाँ पर, राजस्थान गुजरात की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। तो वो सब क्या करेंगे, अपने अपनी पहचान के लिए अपने अपने सिक्के निकालेंगे, है ना। जैसे ये प्रतिहारों के सिक्के, परमारों के सिक्के। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ध्यान से आपको ऐसा दिखेगा कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, और वो एक बलशाली व्यक्ति, इस तरीके से जैसे हनुमान जी होते थे इस तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ अपनी मोहर लगी हुई है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये अलग तरह का, यहाँ पर कुछ चित्र, कुछ वास्तु उस तरह के बने हुए हैं, परमार सिक्के, है ना। ये चोल वंश का सिक्का, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये मछली टाइप से दिख रही होगी, मछली है, यहाँ पर कुछ छोटा सा जानवर है इस टाइप के, तो ये चोल वंश के सिक्के। और चोल वंश, ये मछली क्यों है, चालुक्य है, परमार। अब ये सब क्या दिखा रहे हैं कि हमारा संबंध कहाँ कहाँ तक है, हम क्या क्या, तो उसके ऊपर कुछ लिखवा दिया, ये कुछ लेखन है। इनसे पता चल रहा है कि उस टाइम के हैं, इ- इतिहास के उस समय के हैं, उन राजाओं के हैं, और उन्होंने ये काम किए होंगे, उन्होंने किसी को जीता तो दिखवा दिया, और उन्होंने कुछ नया काम किया तो दिखवा दिया। ये कुछ सिक्के हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा, ठीक। अब ये जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि पुरानी लैंग्वेज है। ये अहोम, हमारे पूर्वोत्तर साइड के, भारत के पूर्वोत्तर साइड के सिक्के हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये यहाँ पर दिखेगा श्री शिव, ठीक है,
और ये अलग अलग छत्रपति, मतलब जिस समय पर जैसा बन पाया उस समय पर उन्होंने अपनी पहचान के लिए वैसा सिक्का बनाया। अब यहाँ पर देख रहे हो कि छत्रपति, यदि आज का समय होता तो कोशिश करते एक साथ लिखवाने की, लेकिन यहाँ पर छत्रपति शिव, ठीक है, तो किसका सिक्का है समझ में आ गया होगा, महाराष्ट्र में शिवाजी, ठीक, तो शिवाजी का सिक्का है, छत्रपति शिवाजी का, तो ये उसकी एक साइड होगी, मतलब हेड हो गया, और ये उसका टेल हो गया, ठीक, तो एक ही सिक्के के दो पहलू, तो हेड टेल, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये सिक्का है। अब आगे आ जाते हैं हम, इसके समय में आक्रमण होने लग रहे हैं, है ना, निकल गया आगे ना, समय निकल गया प्राचीन भारत का, अब धीरे 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 मध्यकाल में आ रहे हैं हम, जब हम पर अरब अरब की तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, जब हम पर तुर्की की तरफ से आक्रमण हो रहे हैं, और वो आक्रमण कौन कर रहे हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, है ना, तो ये उस समय का सिक्का है, मोहम्मद गजनबी का, गजनबी के टाइम का। यहाँ पर देख रहे होगे तो ये लैंग्वेज में कुछ अलग लिखा हुआ है, संस्कृत में, अब यहाँ पर देखो ये अलग लैंग्वेज है, ये अलग लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पर संस्कृत में कुछ लिख रहा है। अब यहाँ, अब देखो, पहले एक बात और बता दूं, यहाँ पर अगर सिक्कों का आप अध्ययन करेंगे या फिर समझेंगे, तो मैंने जैसे अभी बताया कि संस्कृत में लिखा हुआ है, या फिर आगे आ जाएगा, ये मोहम्मद गौरी का है, यहाँ पर ये दिखेगा, तो इसका मतलब अब ये पहचान आपको नहीं पड़ेगी कि संस्कृत है। क्यों? क्योंकि संस्कृत अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई, ठीक है, लेकिन ये दूसरी लिपि में लिखी हुई संस्कृत है, तो वो उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। लिपि का मतलब क्या होता है, भाषा का मतलब क्या होता है, वो मैंने अलग से बताया हुआ है, फिलहाल हल्का सा बता देता हूँ। देखो ये मैंने कुछ लिखा यहाँ पर, हिस्ट्री, हिस्ट्री, ये इंग्लिश है और लिपि दूसरी है। अब मैंने इसको लिखा हिस्ट्री, है ना, ये हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, और भाषा कौन सी है, भाषा है इंग्लिश, और लिपि कौन सी है, हिंदी, मतलब इसको हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, और लिख क्या रहे हैं, हिस्ट्री को लिख रहे हैं, इंग्लिश वाले वर्ड को लिख रहे हैं, लेकिन लिख किस में रहे हैं, देवनागरी, हिंदी वाले में, तो ऐसे लिख दी जाती हैं। तो यहाँ पर पहली बात, आप न्यूमिस्मेटिक्स अर्थशास्त्र, वो सॉरी मुद्रा शास्त्री नहीं बन रहे, तो फिलहाल हम कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पर, यहाँ पर, ये हो गया गजनवी, गोरी, मोहम्मद गोरी, ठीक है। अब मोहम्मद गोरी का ये सिक्का, यहाँ पर लक्ष्मी की मूर्ति, मोहम्मद गोरी आया किस लिए है, तो वो यहाँ पर आक्रमण कर रहा है, और आक्रमण करके उसका मकसद है कि क्षेत्र विस्तार कर लूं, लूटपाट करूं और क्षेत्र विस्तार कर लूं, ठीक है, लक्ष्मी की मूर्ति बनवा रहा है। अब क्यों बनवा रहा है, देखो एक एक सिक्के को यदि मैं बताऊंगा कि ये काम इसलिए किया तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, उनको हम एक एक सिक्के को समझेंगे। फिलहाल क्या, ये लक्ष्मी की मूर्ति बनवा रहा है, तो ध्यान रखना है कौन, मोहम्मद गोरी, और यहाँ पर ये लिखवा रहा है इस पर, ठीक। अब किस लिए, यहाँ से, यहाँ भारत का जो धन है वो धन समझा जाता है लक्ष्मी, तो यहाँ की जो मुद्रा है, ये मुद्रा मेरी भारतीय मुद्रा है। फिलहाल तो हल्का सा मैं हिंट दे रहा हूं केवल यहाँ पर, क्योंकि केवल एक बेसिक समझ बना रहे हैं, तो ये भारतीय मुद्रा है मेरे द्वारा, क्योंकि गोरी यहीं थोड़ी, वो तो अभी जिसको हम पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब जान रहे हैं, वो तो वहां भी रह रहा है ना, वहां भी शासन कर रहा है, वो यहाँ पर अपने अपने सेनापति छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पर अपनी पहचान किससे देगा, यहाँ के धन से, लक्ष्मी से, फिलहाल इतना मान लीजिए आप, ठीक है, पूरा डिटेल में क्लासेस में। तो यहाँ पर ये, उसके बाद में ये हो गया, ये खिलजियों के समय की है, खिलजियों ने लिखवा रखा है ये अपना, अपने हिसाब से, जो भी है, मुझे ये पढ़ना नहीं आता है, फिलहाल लिखवाया हुआ है। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ अकबर, अकबर के समय का, अकबर के समय अकबर ने बहुत सारी करेंसी बनवाई अपनी अलग अलग, किसी पर क्या, अकबर का एक जो धर्म था जिल्ले इलाही, तो किसी पर इलाही लिखवा दिया, किसी पर कुछ लिखवा दिया। बाज की यहाँ पर मूर्ति देख रहे होगे आप, सोने के सिक्के देख रहे होगे, ठीक है, ये सोने के सिक्के हैं, यहाँ पर ये अपने धर्म को दिखाते हुए जिल्ले इलाही, यहाँ पर देख रहे होगे, तो ये क्यों, अब ये सीताराम के क्यों बनवा रहा है, फिर से वो हिंट दे देता हूँ, एक पूरा डिटेल में नहीं, क्योंकि अकबर क्या कर रहा है, अकबर एक नीति चला रहा है जिसके तहत वो
सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहा है। हिंदू धर्म के लोगों से, राजपूतों से विवाह संबंध बना रहा है, केवल किस लिए कि जिससे कि उसको ये माना जाए, उसको एक मुस्लिम या मुगल शासक एक सहिष्णु, ठीक है, असहिष्णु ना माना जाए, उसको ये ना माना जाए कि ये हिंदू धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रहा है, हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ है, ये केवल मुस्लिम धर्म को मान रहा है। तो वो अपना नया धर्म ही चला दे रहा है, ठीक, अपने नया धर्म को चला के, जैसे कि कैसे, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उस तरीके से वो चाहता है कि चाहे वो लोग किसी भी धर्म के हों, फिलहाल के लिए जो बेसिक बेसिक समझ कह रही है यहाँ की, लोग किसी भी धर्म के हों, केवल वो एक ही धर्म को माने, एक ही, और वो उसने गलती क्या की, वो धर्म खुद से बना दिया, ठीक। अब उसमें वो सभी लोगों को जोड़ना चाह रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाह रहा है, और उस धर्म में केवल एक या दो लोग जुड़ रहे हैं, हिंदू वाले, ये मान ही नहीं रहे कि ये है, ये हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के पक्ष में है, हिंदुओं से विवाह कर रहा है, यही चीज बताते हुए कि मैं तो हिंदुओं के साथ हूं, मैं हिंदुओं जैसा ही हूं, मैं मुस्लिम अलग से नहीं हूं। अब नहीं मान रहे लोग, उसके लिए फिर क्या कर रहा है, लो तुम्हारे आदर्श मेरे सिक्कों पर आएंगे, दिखा रहा है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चला रहा है वो, सीताराम के सिक्के चला रहा है, सोने के सिक्के चलाए, काफी सारे सोने के सिक्के चलाए, सूरज के, चांद के, सूरज चांद दिखाते हुए सिक्के चलाए, इलाही लिखवा के सिक्के चलाए, सीताराम के सिक्के चलाए, बहुत सारे सिक्के, ठीक है। तो ये था अकबर। उसके बाद में हमारे तो यहाँ पर अकबर के बाद में धीरे 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 मुगल काल के बाद में क्या आ जाता है, सबको पता ही होगा कि यहाँ पर भारत में पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये सब लोग आ जाते हैं, मतलब यूरोपीय लोग आ जाते हैं। यूरोपीय लोगों ने अपने सिक्के चलाए, उनमें से मात्र मैं एक सिक्का आपको दिखा देता हूँ, ये दो सिक्के। बाकी वो करेंसी किस तरह से डेवलप हुई वो अभी चले देख लेंगे, टाइम बचता है अगर। तो ये 1 रुपी आप देख रहे होंगे, ये 1 रुपी का कौन है, कोइन है, और यहाँ पर लिखा हुआ यदि आपको दिख रहा होगा, विक्टोरिया दिख रहा है, तो ये विक्टोरिया महारानी उस समय पर थी, ठीक है, उस समय का ये कॉइन है, पता होगा विक्टोरिया क्वीन लिखा हुआ। तो ये 1 रुपी का कॉइन है, कब का है, 1840 का, 1840, ठीक है, तब का ये कॉइन है। ये कब का कॉइन है, 1918, ठीक है, 1918, 1 रुपी इंडिया, इंडिया में ही 1 रुपी का कॉइन है। और यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा जॉर्ज, ऐसे बन रहा है, ये वी बन रहा है, उसका मतलब है पांच, रोमन भाषा में जो हम करते हैं ना, एक ऐसे डंडा, दो, तीन, चार, पांच, तो जॉर्ज पंचम, किंग, एम्परर, मतलब जॉर्ज पंचम जो वहां का राजा था, उसके लिए 1918 में ये वाला सिक्का, और यहाँ पर ये विक्टोरिया के लिए 1840 में ये वाला सिक्का, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। तो ये हो गया, हो गए। अब उसके बाद ये एक सिक्का आप ध्यान से देखें, ये सिक्का आपको दिख रहा होगा, ये है एक आना, 1 ANNA, 1 आना, एक आना, और यहाँ पर लिखा हुआ है जॉर्ज 6, किंग एम्परर, वो जॉर्ज 5th था, और ये जॉर्ज 6, ठीक है। तो जॉर्ज 6, एक आना, एक आना, 1 आना, जॉर्ज 6, हो गया। तो ये फिलहाल कुछ सिक्के हैं हमारे, अभी हम और सिक्के देखेंगे। तो है क्या, अब ये यहाँ तक डेवलपमेंट हमने देखा किस तरह से चला, कौन से राजा ने कौन सा सिक्का चलाया, कुछ महत्वपूर्ण, केवल कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के मैंने दिखाए हैं, शासकों के दिखाए हैं, ब्रिटिश काल के केवल 2-3 सिक्के दिखाए हैं। तो हमें पता चल रहा है कि सिक्कों से पता चल रहा है किस तरह से डेवलपमेंट चला, ठीक है। अब पुरातत्व विभाग भी हमारा यही करता है कि इस सिक्के को लेता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, शोध करता है, निरीक्षण करता है किस धातु का बना हुआ है, उसमें कितना प्योरिटी है उस धातु की, और कार्बन डेटिंग करके ये निकाल लेता है कि वो किस समय का है, और फिर उसको प्रमाणित किया जाता है कि हाँ वास्तव में उसी शासक के द्वारा वो सिक्का चलाया गया था। समझ गए इतनी चीज को। चलिए अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इसके अलावा, पहले यहाँ से, क्योंकि जरूरी है, कुछ स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का, सभी लोगों को ये समझने के लिए जितना मैंने बताया अभी, पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन से शासक ने कौन सा, क्या उसकी स्पेशलिटी रही, और फिर क्योंकि अभी हमने वर्तमान काल के और मध्यकाल के मुख्यतः देखे हैं, अभी हाँ
यहाँ पर कुछ सिक्के रह गए हैं, वो सिक्के मैंने डाले थे, टका और जीतल। चलिए यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर कुछ सिक्के रह गए हैं, जैसे कि इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का चलाया, तांबे का सिक्का चलाया, टका चलाया, जीतल चलाया। शेर शाह सूरी ने उसी चांदी और तांबे को चेंज कर दिया, है ना। ऐसे कुछ सिक्के, दो तीन सिक्के यहाँ पर रह गए हैं किसी वजह से, या फिर हो सकता है आगे पीछे लग रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया है, उन्हें अभी देखेंगे। तो फिलहाल मैं सीधा आपको लेके चल रहा हूँ शासकों पे और उनका जो उन्होंने काम किया वो उस पर। तो फिलहाल ये समझते हुए चलेंगे, और फिर मॉडर्न इंडिया के, यदि समय बचता है तो मॉडर्न इंडिया के भी सिक्के अभी देखेंगे, ठीक है, कौन से सिक्के कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों को अब ये सारी चीज हम कला और संस्कृति में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर तीन तरह से मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। एक गांधार कला, जो कहाँ पर थी, गांधार, गांधार कहाँ पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड, ठीक है, जिस पर विदेशी प्रभाव था, और वो मुख्यतः कुषाण समय की। एक दूसरी है कौन सी, स्वदेशी, जिस पर प्रभाव रहा मथुरा कला। और एक अमरावती, जो दक्षिण भारत में रही। तो ये तो मूर्तियां थी। पहली जो मूर्ति बनी है हमारे यहाँ पर, जो बड़ी मूर्ति बनी है बुद्ध की, वो इन्हीं कलाओं में बनी है, मथुरा कला में। ठीक, इन्हें अलग से समझ लेंगे। तो फिलहाल हम सिक्के कर रहे हैं, और सिक्कों में न्यूमिस्मेटिक्स मतलब मुद्रा शास्त्र, और भारत में मुद्रा शास्त्र का जनक किसको बोला जा रहा है, तो वो चार्ल्स प्रिंसेप को। ये मैंने पहले ही लिख लिए क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है कि फिर लिखते हुए समय कम बचता है, तो हमें टाइम भी मैनेज करना होता है, तो आज पहले ही लिख लिए हैं। हालांकि ये पैटर्न मुझे लिखते हुए चलना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल देख लीजिए। प्राचीनतम सिक्के, तो जैसे जैसे मैंने बताया, अब उसी को माइंड में रख के रिकॉल करते चले जाओ सारी चीज़ों को। प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं, आहत सिक्के, मैंने बताया आहत सिक्के प्राचीनतम सिक्के, या पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के, है ना, करसापण या पण। और ये कब के हैं, 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के, दिख रहा होगा सब कुछ, हाँ, 5वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के सिक्के हैं। सर्वाधिक सिक्के जो चलाए गए, मैंने बताया था मौर्य काल से चालू हुए, और मौर्योत्तर काल तक बहुत ज्यादा सिक्कों का डेवलपमेंट चला, है ना। कौन से सिक्के वो बताई दिए हैं, तो ये आहत सिक्के से शुरुआत हुई, और वो अलग 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 आहत सिक्के, किसी पे एक, किसी पे दो, किसी पे 5 मार्क, किसी पे कुछ। तो वो मौर्य से मौर्योत्तर काल तक तांबे के चले, कांसे के चले, सोने के चले, चांदी के चले, शीशे के चले। और ये जो सोने के सिक्के ला रहा है वो अभी देखेंगे, वो कौन ला रहे हैं, बताए थे बाहर वाले वंश। तो बाहर वाले वंश किस में थे, मौर्योत्तर में। तो जो शुरुआती सिक्के चल रहे हैं वो तांबा ये कांसे के, मौर्य काल से, और फिर मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के आ जाएंगे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख और तिथि उत्कीर्ण कराने का श्रेय किसे जाता है, कार्य यूनानी या यवन शासकों को। कौन से यवन शासक, जो बाहर से आए थे और भारत में रहने लगे थे, हिंद यवन, है ना। लेकिन इन्होंने जो चलाए वो भारत के बाहर चलाए थे, ये सोने के सिक्के जो चलाए थे। अभी सोने के सिक्के आएंगे अगर, तो यहाँ पर जो लेख और तिथि अंकित करवा रहे हैं, मैंने दिखाया था, है ना, ये वाला, ये वाला सिक्का जो था, ये सिक्के, ये वाले सिक्के तो किसके थे, ये हिंद यवन। उसके बाद आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये, चलिए ये हो गया हिंद यवन। अब आते हैं यहाँ, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चला रहे हैं, यहाँ पर मैंने दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। जो सोने के सिक्के सबसे पहले चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं, हिंद यवन शासक, ठीक है। लेकिन जो भारत में प्रचलित कर रहा है वो कौन कर रहा है, भारत में जो चला रहा है वो चला रहा है विम कडफाइसिस। इससे पहले था कुजुल कडफाइसिस। कुजुल कडफाइसिस क्या, तांबे के सिक्के चला रहा था, और इसने क्या काम करा, तांबे के साथ साथ सोने के सिक्के भारत में प्रचलित कर दिए, कि भाई हम तांबे के क्यों, हम तो सोने के चलाएंगे, हम कम थोड़ी हैं। तो ये कुजुल विम कडफाइसिस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है शुद्ध सोने के सिक्के जो चला रहा है वो कौन चला रहा है, तो वो कुषाण शासक, ठीक है। और कुषाण शासक कौन, तो मैंने बताया था शुद्ध सोना, कुषाण शासक वही है जो कनिष्क वाले हैं, है ना, कनिष्क वाले, कनिष्क, बहुत सारे ज्वेलरी शॉप का नाम देखते होगे, तनिष्क, कनिष्क, तो वो ये, तो कनिष्क, याद रखने के लिए बता दिया है मैंने, बस। तो कुषाण शासकों ने क्या चलाया, अब इसमें कंफ्यूजन होता है तो उस कंफ्यूजन को ध्यान रखें। सर्वाधिक शुद्ध सोना, जो सबसे शुद्ध सोना चला रहे हैं, मतलब जैसे 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, वो जो चला रहा है वो कौन चला रहे हैं, कुषाण शासक। और जो मात्रा में सबसे ज्यादा सोना के सिक्के चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं, गुप्त शासक। ये कब के हैं, ये हैं मौर्योत्तर समय के। आगे गुप्त समय आता है तो गुप्त शासक सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। सातवाहन मैंने बताया था,
है ना। शीशे के जो सबसे ज्यादा सिक्के, शीशा धातु वाला शीशा, शीशा नहीं है शीशा है, तो शीशे के जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा सिक्के चलाए वो किसने, सातवाहनों ने। आगे है जहाज के चित्रयुक्त सिक्के, किसने चलाए, यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी कौन था, जो बताया अभी, सातवाहन वंश था। जो जो शीशे के सिक्के चला रहा है, तो उसमें ही सातकर्णी है। वो सातकर्णी कैसे चला रहा है, जहाज वाले से, जहाज छपा हुआ सिक्के, ठीक है। अब वहां से पता चलेगा कि ये जहाज कौन सा, पानी का जहाज, ठीक है, एरोप्लेन नहीं, तो पानी के जहाज वाले सिक्के, तो वो कौन चला रहे हैं, ये। अब पता चलेगा कि सातवाहन इसका मतलब, ये लिंक कर रहे हैं किस चीज से, पानी से। शिव और विष्णु की आकृति वाले सिक्के, हुविस्क, हुविस्क शिव और विष्णु की आकृति, है ना। कनिष्क बौद्ध की आकृति वाले, दिखाया था मैंने बौद्ध की आकृति वाला, इधर वाला जो सिक्का था नीचे की तरफ एक खड़ा हुआ बुद्ध, तो वो बुद्ध प्रतिमा का सिक्का किसने चलाया, कनिष्क ने, है ना। वो चित्र मैंने दिखा दिया है, ये वाला, यहाँ पर, ये ये वाला सिक्का तो कौन चला रहा है, कनिष्क। ठीक, ध्यान रखना है इसको। आगे देखते हैं। तो ये व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के, तो बताया था मैंने, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि थी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी उपाधि थी विक्रमादित्य, तो वो शकों को हरा के एक सिक्का चला रहे हैं। कौन सा, व्याघ्र शैली में चांदी का सिक्का, जिस पर, क्योंकि लेखन तो शुरू हो गया था, जिस पर यह बताना है उन्हें कि मैंने शकों को हरा दिया है। तो वो सिक्का किसने चलाया, चांदी का सिक्का, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कंफ्यूज नहीं होना प्रथम से या फिर मौर्य से, ठीक। क्योंकि ध्यान ये रखना है कि अब लेखन चालू हो गया है, तो वहां पर मौर्य तो आएंगे ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, वहां पर बाद वाले ही आने हैं। आगे वीणा बजाते हुए, ये मैंने पहले दिखाया, अस्मेक करते हुए सिक्के, समुद्रगुप्त, दिखाया था अभी। समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए बैठा हुआ है और ऐसे करके कुछ रखा हुआ है, तो वो वीणा है। वो कौन है, समुद्रगुप्त। बैल की आकृति वाले सिक्के, शैव सिक्के, किसने चलाए, स्कंदगुप्त ने, ठीक है, बताया था मैंने, स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति। और मयूर आकृति, मोर की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए, कुमार गुप्त ने, ठीक है। ये गुप्त शासक ही हैं सारे के सारे, तो उनमें से कुमार गुप्त ने मयूर मोर की आकृति, स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति, और समुद्रगुप्त ने वीणा और अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि बताया था मैंने, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और अश्वमेध यज्ञ कराया मतलब बहुत बड़ा नाम कर दिया, है ना, बहुत बड़ा नाम कर दिया, तो उसको तो दिखाएगा। जैसे विधायक जी अगर एक रोड बनवा दे तो वहां पर अपना नाम लिखवा देते हैं, है ना, एक रोड के ही ऊपर, तो वो तो अश्वमेध यज्ञ कराया दिखाएगा। तो वो सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति किसकी है, किसके सिक्कों पर है, तो गौरी, मोहम्मद गौरी ने, इसको मैंने बता दिया क्यों बनवाया, कैसे बनवाया, थोड़ा सा समझ दे दिए। टकसाल, अब यहाँ पर आते हैं, ये सिक्का रह गया है, ये एक दो सिक्के शेरशाह सूरी और ये वाला सिक्का रह गया दिखाने से। आप ऐसे फिर कभी आगे आएगा तो दिखाऊंगा मैं। तो टकसाल अंकित सिक्के, ठीक है, किसने चलाए, इल्तुतमिश ने। मतलब इल्तुतमिश कौन था, जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जाता है, तो वो अपने एक सेनापति को छोड़कर जाता है। वो सेनापति उसका दास हुआ करता था, पहले दास प्रथा चलती थी, तो दास से धीरे धीरे वो अपना प्रमोशन पाके सेनापति बन गया। उसको यहाँ पर छोड़ के जा रहा है, वहां से उसका वंश भारत में चलने लगता है, जिसको बोलते हैं हम दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला वंश था, ठीक है। अब वो जो पहला वंश है, वहां पर उसको बोला जा रहा है गुलाम वंश। उसमें धीरे धीरे आगे जाकर आएगा इल्तुतमिश, ठीक है, दूसरा तीसरा। तो जो इल्तुतमिश है, वो क्या कर रहा है, वो सिक्कों पर टकसाल, मतलब एक नई चीज। अभी तक हमने क्या देखा, तिथि अंकित करवाई, कब का है सिक्का, किन राजाओं का सिक्का है, हमने ये देख लिया। लेकिन वो सिक्का निकला कौन से टकसाल से, टकसाल का मतलब जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, है ना। तो उस टकसाल, जैसे हम क्या करते हैं, कोई सिक्का देखोगे तो उस पर लिखा हुआ देखोगे भारत सरकार, अब वो ये लिखवा दे कि वो सिक्का कहाँ पे बना हुआ है, तो वो सब टकसाल पूरा दिखाया जा रहा है, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। साथ में इसने क्या निकाला था, चांदी का टका और तांबे का जीतल। इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखें। चांदी का जो था वो टका था, है ना, टका, टके भर की जुबान है ऐसा बोल देते हैं ना, तो वो जो टका है, टका क्या था, चांदी का जो रुपया था उसको बोलते थे हम टका, और जो तांबे का था उसको बोलते थे जीतल। तो क्योंकि चांदी इससे बहुमूल्य है तांबे की अपेक्षा, ठीक है, तो उसको बोलने जा रहा है टका, टकासी जुबान हिल गई है। तो वो टका जो है वो किसका, इल्तुतमिश का। आगे जाके सांकेतिक मुद्रा, ये तो मेरा फेवरेट शासक है, मोहम्मद बिन कासिम।
जैसे नरेंद्र मोदी जी ने क्या चलाया था, अ, मुद्रा को, करेंसी को चेंज कर दिया, है ना, एक नया प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया कि मुद्रा चेंज कर दी थी, और करेंसी 1000 के नोट बंद कर दिए थे। तो वैसे ही इसने क्या किया, कुछ कारणों से एक सांकेतिक मुद्रा चलाई, मतलब जो वास्तव में करेंसी थी, कुछ सुधार लाने के लिए। तो उस वास्तव में जो करेंसी थी, उसका कोई सैंपल, जैसे होता है ना चिल्ड्रन बैंक वाले, चिल्ड्रन बैंक बच्चों के जो नकली नोट होते हैं, तो उस तरह की, मतलब वैसी नहीं, मैं समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। तो एक करेंसी चलाई, एक सांकेतिक मुद्रा चलाई, सुधार लाने के लिए, जिससे कि वो जो काला बाजारी है उससे पैसे निकल जाएं। मोदी जी ने यही काम किया, लेकिन काला बाजारी से पैसे आए, शायद आए और शायद नहीं आए बहुत बड़ी मात्रा में। तो वैसे इसके साथ जो हुआ उल्टा हो गया, किसके साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा चलाई, इस बात को ध्यान रखना है। शुद्ध चांदी का रुपया, इस बात को ध्यान रखना। शुद्ध सोने का देखा था हमने, किसने चलाया था, शुद्ध सोने का बहुत पहले चल चुका है ना, कुषाण शासकों ने। लेकिन शुद्ध चांदी का सिक्का किसने चलाया, चांदी का सिक्का कौन चला रहा है, टका, तो इल्तुतमिश। लेकिन चांदी का, शुद्ध चांदी का सिक्का कौन चला रहा है, शेर शाह सूरी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसको, जो चांदी वाला था उसको बोलते थे रुपया, और तांबे वाला दाम। जैसे यहाँ चांदी वाला टका है ना, और तांबे वाला जीतल था, तो वैसे ही चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसका था, शेर शाह सूरी का। ठीक, ध्यान रखना इस बात को। आगे बस ये और है कि क्या अकबर ने क्या किया था, सूर्य चंद्रमा अपने सिक्कों पर बनवाया, और यहाँ पर सीताराम अंकित करवाए, बाज की तिथि अंकित करवाई, बाज और तिथि, ये सब जो काम करवाया वो किसने, अकबर ने। ये क्या हो गया, चलो छोड़ो, ये हालांकि मैंने दिखाई दिया है, अकबर ने। वो देखा होगा सीताराम, जो सबसे पहला सिक्का दिखाया था, सीताराम छपे हुए थे, और साथ में एक सिक्का था दूसरा, सोने का सिक्का, जिस पर बाज छपा हुआ था, उस पर जो लिखा हुआ था फारसी में तिथि भी अंकित थी। तो वो सारी जो करवाई वो किसने, अकबर ने, स्वर्ण सिक्के चलवाए। यहाँ पर एक इलाही और एक जलाली, ये सिक्कों पर लिखवाया। इलाही धर्म, है ना, जिल्ले इलाही, तो उसको, धर्म को दिखाने के लिए इसने क्या करवाया, अपने सिक्कों पर बनवाया। ये जो सिक्के होते थे वो गोल सिक्के होते थे, जैसे अभी 2 रुपए का, 5 रुपए के सिक्के होते हैं। और ये जिन जो इलाली सिक्के होते थे वो, जलाली, वो कैसे होते थे, चौकोर टाइप के। तो ये तो केवल ऐसी है, बाद में छोड़ सकते हैं हम इसे अभी। आना, अंकित सिक्के शाहजहां ने, है ना। तो शाहजहां जो मुगल शासक ही था अकबर के बाद में, उसने आना चलवाया था, पुराना आना, है ना, ये अंग्रेजों वाला नहीं। आने को भी मैं बताऊंगा, 2 आने, 8 आने, 4 आने, 5 आने, क्या है आना, क्या है आखिर, वो बताऊंगा अभी। सिक्कों पर हाथ में शराब, ये बहुत लड़कों का बहुत फेवरेट हो जाएगा ये। सिक्कों पर हाथ में शराब लिए हुए, जो शराब पी रहा है या शराब को प्रतिबंधित कर रहा है, तो वो कौन है, जहांगीर। जहांगीर और औरंगजेब दोनों के बारे में बहुत विरोधाभासी चीजें आती हैं। जैसे एक होगा वो चित्रकला को बहुत बहुत अच्छा चित्रकार होगा, लेकिन वो चित्रकला की जितनी पुस्तकें होंगी, जितनी सामग्री होगी, सबको जलवा देगा। एक होगा जो मदिरा पर और तंबाकू सेवन पर ही प्रतिबंध लगा देगा, जबकि करता होगा। मतलब ऐसे कुछ विरोधाभास हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पर हाथ में शराब है, वो किसके, जहांगीर के दिखाया गया है। और हिंदू देवी देवताओं को, और संवत जो अंकित करवाए, हिंदू देवी देवताओं के संवत और हिंदू देवी देवता किसने दिखाए हैं, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को जानते ही होगे, है ना। तो उस टीपू सुल्तान ने। ठीक है, यहाँ पे ये आई जाती है कोड़िया। अब यहाँ पे मैं छोटी सी चीज बता देता हूँ, समय काफी ज्यादा हो गया होगा। छोटी सी चीज बता देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कोड़ी है, कोड़ियों से वस्तुविनिमय चला, आगे जाके ये सिक्कों से चल रहा है। हमने सिक्के देख लिए सारे, हमने 1 रुपया तक देख लिया, जो अभी बाद में आया हुआ है अंग्रेजों के जमाने का। हमने एक आना देख लिया। अब आना क्या होता था अभी दिखा भी दूंगा मैं। फिलहाल कौड़ी है ये, तो एक आना, ठीक है, ये सबसे छोटी चीज है। जैसे एक पैसा थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं, है ना। तो जब पैसा नहीं चलता था तो आना चलता था। अब एक आना, 2 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना,
16 आना, सीधे कर लेते हैं 16 आना। एक कहावत सुनी होगी आपने, अक्सर बड़े बूढ़ों के मुंह सुनी होगी, 16 आने सच बोल रहा हूं, है ना। अब ये 16 आने सच क्या है? 16 आने का मतलब पूरा रुपया है, सीधा सीधा। 16 आने का मतलब है कि इससे मिलके बनता था 1 रुपया। 8 आने का मतलब आधा रुपया, है ना, एक पूरा, ये आधा रुपया। इसका 4 आने का मतलब इसका भी आधा हो गया, तो 1/4। और 2 आना उससे भी आधा और उससे भी आधा। सीधा सीधा 16 आने सच का मतलब पूरा का पूरा, यानी कि 16 आने क्या? 1 रुपया। 8 आने, पहले 8 आने बोलते थे, 8 आने की चीज लिया, जब हम छोटे छोटे से थे तो 8 आने की मूंगफली, 8 आने की टॉफी, 4 आने की टॉफी। तो वो 8 आने याद करें, जो अब आप लोग हैं पुराने हैं तो। यदि आप लोग नई जनरेशन के हैं तो आपको ये पता नहीं होगा, किसी और से पूछें, बड़े बूढ़े से। तो 8 आने का मतलब 50 पैसे, ठीक है। 4 आने का मतलब 25 पैसे, ठीक। और 16 आने का मतलब 1 रुपया। और वो होता कैसे था, मैं यहाँ पर, मैंने वैसे तो यहाँ पर क्योंकि वो सारी चीजें दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि ये आपको दिखा सकूं मैं। ये क्या है? तो ये देखिए, ये है हमारा क्या, एक पाइस, 1 पैसा। दिख रहा होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये 1 पैसा, ठीक, ये मेरे पास है भी। फिलहाल में बहुत सारे कॉइन्स मेरे पास हैं, कलेक्ट करने का मुझे शौक है। तो यहाँ पर 1 पैसा, यहाँ पर दिख रहा होगा आधा आना, मतलब आधा नहीं, ये आना, एक आने का भी आधा, ठीक। एक आना, ठीक है, आधा आना, एक आना। ये देखो, ये दिखाया था मैंने, ये जॉर्ज 6, किंग एम्प्रर, जॉर्ज 6 जो किंग एम्प्रर है, उसका एक आना, ये। उसके बाद में यहाँ से देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये 1 रुपया दिख रहा है। 1 रुपया इंडिया का 1947 का 1 रुपया है ये। ठीक, यहाँ पर मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ 1 रुपया दिख रहा होगा ऊपर, 1947 का। ये आधा रुपया मतलब 50 पैसे, क्वार्टर रुपी 25 पैसे। और ये फिर उसके बाद ये 2 आना, एक आना, ये सब चले हैं। तो ये अभी के, ये 1 पैसा यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये अभी की करेंसी है, 1 रुपये, 2 रुपये। ये यहाँ पर 1 पीस, 1 पैसा, 1954 का, 1954 का 1 पैसा। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पर कैसे है, ये सारा विकिपीडिया से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आपने देखा होगा, ये तो देखे ही होंगे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे। ये देखे होंगे, ये करेंसी, ये करेंसी देखी होंगी, 10 पैसे की, 20 पैसे की, 5 पैसे की, 2 पैसे की, 1 पैसे की। तो ये है। तो इससे मैं वापस ले चलता हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मैंने आपको जो आना है वो किस तरह का है, जो 1 पैसा है किस तरह का है, वर्तमान करेंसी क्या है वो बता दिया है, या 8 आने 4 आने ये बता दिए हैं। जो पुराने समय में हमारी करेंसी चलती हुई आ रही है वो बता दिया है। इससे आप लोगों को बेसिक समझ ये होगी कि जो राजा है, और वो राजा क्या, जो अब तक के एम्प्रर हैं, जो ब्रिटिश एम्प्रर हैं, जो ब्रिटिश शासक हैं, वो भी अपने रुपए, अपने पैसे चला रहे हैं। खास तौर से मैंने ये दिखाया है। और मैंने साथ में ये भी दिखा दिया कि ये चीज़ें केवल मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप विकिपीडिया जाएंगे या फिर पुरातत्व की ऑफिशियल साइट जाएंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं आज के। तो आज हमने, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से इन्हें एक बार नोट कर लीजिएगा, ये सारे के सारी चीज़ें। और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बस इतना करें कि स्टूडेंट्स भी और जो नहीं भी हैं, तो क्योंकि सारथी की शुरुआत है, तो यदि ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो इसे लाइक करके और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। खुद भी जुड़िए सारथी से और जोड़िए यदि ये अच्छा लगा हो, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो शायद आप लोगों के लिए मैं प्रयास करूँगा और चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? दोबारा एक बार देखें, यहाँ से अगर ऐसे देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। दोबारा एक बार वीडियो बीच-बीच में या तो स्क्रीनशॉट या फिर ये कर लीजिए। चलिए, तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले किसी सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्ते।